in the media conference with Lal Goyal, which is brought to you by V4 News, Global TV, News Gaon Se, Global Stream, Malnadu TV, Samvad Sarokar News, Organ Donation India Foundation and Gyan. Our endeavor is to bring to you the current topic, and that today's very current and hot topic is farmers' agitation. But before I will go to that topic, I would like to inform you that yesterday there was a program which we have done was the India, and in that our guest was Mr. Surendra Khanna, the international cricketer, our Indian wicket keeper and the cricketer, and he has sent his wishes and he has sent his expert opinion about the yesterday's program, which I would like to just share with you. Hello friends, good morning. This is Surendra Khanna. परसों मैंने थर्ड वनडे 3 दिन पहले किया था ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए डीडी का कुछ वो डिजिटल वो है उसके ऊपर, और भारतीय टीम जीती थी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के। उस मोमेंटम को कैरी करते हुए उन्होंने पहला T20 भी जीता। दिस इज सुरेंद्र खन्ना, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, USI क्लब से। और गाड़ी में बैठा हूँ, थोड़ा ठंड ज़्यादा है तो मैंने कहा गाड़ी में बैठ जाते हैं। नीचे आया था, हवा बहुत चल रही है आज। 2 दिन से इंद्र भगवान और प्रभु मेहरबान थे, लेकिन आज थोड़ा झड़ भी है, मतलब क्लाउडी सा भी है, और धूप खुल के नहीं निकली है और ठंडी हवा चल रही है। तो बर्फ़ जो गिरी थी पहाड़ों में, कश्मीर में, उत्तराखंड में और सब जगह जहाँ पे वहाँ पे धूप निकली, और फिर गर्मी जो है वो अंदेशा था कि ये अब ठंड को लेके आएगा। जब बर्फ़ पिघली, ठंडी ठंडी हवा वहाँ से चली और दिल्ली में भी सर्दी का थोड़ा सा आगमन हो गया 2 दिनों के बाद। और कल T20 में चाहल टीम में नहीं थे, वो बॉलिंग कर रहे थे, वो मैच जिताने में कामयाब हो गए। ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की दाद देनी होगी। और डेविड बून जो मैच रेफरी थे, मुझे ऐसा लगा कहीं उन्होंने थोड़ी सी चूक कर दी कि कॉन्कशन टेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि रविंद्र जडेजा के जब हेलमेट पे बॉल लगा उसके बाद उन्होंने छक्के भी मारे, बल्लेबाजी की। मैं भारतीय टीम का सपोर्टर हूँ, लेकिन ये कॉन्कशन रूल जो है, जैसे अपना स्मिथ को लगी थी बॉल आर्चर की इंग्लैंड में, तो लेबुशैन को मौका मिला था, और लेबुशैन अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में वर्ल्ड क्रिकेट में एक बेहतरीन बैट्समैन बन के उभरा है। तो कॉन्कशन रूल का फ़ायदा उठाते हुए स्पिनर की जगह स्पिनर आ गया, लेफ्ट आर्म की जगह राइट आर्म लेग स्पिनर, और वो मैच जिताने में कामयाब हो गया चाहल, जबकि वो खेल नहीं रहा था पहले। तो देखो कैसे भाग्य साथ देता है भारत का और कोहली का। और अगर डेविड बून की जगह रेफरी कोई और होता तो बहुत क्रिटिसिज्म होता, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हो रही थी, लैंगर ने उनसे बातचीत की थी अगर मैच से, जो चेंज ओवर का टाइम था उसमें वो टीवी स्क्रीन पे भी थे। तो इसका कॉन्कशन रूल का फ़ायदा भारत को मिला उसके अंदर। तो इस पे एक डिबेट होगी। लाल गोयल साहब, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया 2-3 मरतबा। बहुत ही शानदार इंसान हैं, शानदार होस्ट हैं, बहुत मज़ा आता है उनके साथ बातचीत करके। और वो कह रहे थे कि कुछ आप कोई नई चीज़ बताएं, तो आज लाल गोयल जी के नाम उनकी तारीफ़ करते हुए, हमारे भाई हैं कि बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं वो। विंग कमांडर अरिजीत रिटायर्ड जो हैं वो भी होते हैं उस प्रोग्राम में क्रिकेट के। तो इस पे ज़रूर अगली बारी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। इसमें मेरे मित्र हैं राज, उनको भी लेके आएंगे, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा इस पर रोशनी डाली, इस लॉ के ऊपर। थोड़ा बहुत पता था मेरे को, बट ही वॉज़ वेरी थॉरो। तो मैंने कहा आप सब लिसनर्स को और व्यूअर्स को अपनी तरफ से बताना। तो लाल गोयल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, एंड विंग कमांडर अरिजीत, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। स्टे सेफ, use the sanitizer and the mask and social distancing. You have seen the views expressed by Mr. Surendra Khanna, who was an ex-cricketer India, and yesterday he has mentioned very clearly that India will win if India will bat first. But yes, something has happened, and it's God's grace that we won the match. Now, before going today on the topic, today I would like to inform you the world is celebrating, rather observing International Volunteer Day. International Volunteer Day
is an observance mandated by the United Nations General Assembly in 1985. It offers an opportunity for volunteer involving organizations and individual volunteers to promote volunteerism, encouraging governments to support volunteer efforts and recognize volunteer contributions to the achievements of the Sustainable Development Goals (SDGs) at local, national, and international level. Volunteers are often the first to act in times of crisis, helping millions to survive despite the risk. Their work upholds our common humanity, said United Nations Secretary General Antonio Guterres. We extend our greetings to all volunteers on this day. We are also celebrating today, and it is related to our program, is World Soil Day. World Soil Day and its campaign, Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity, aims to raise awareness of the importance of the maintaining healthy ecosystems and human well-being by addressing the growing challenges in the soil management, fighting soil biodiversity loss, increasing soil awareness, and encouraging governments, organizations, communities, and individuals around the world to commit to proactively improving soil health. We hope that on this day, we all should take pledge to protect the health of soil. And today's program, that is on farmers' agitation. If you ate today, thank a farmer. The farmer is the only man in our economy who buys everything at retail, sells everything at wholesale, and pays the freight both ways. 3 laws were enacted in September to allow agribusiness to freely trade farm produce without restrictions. They permit private traders to stockpile large quantities of essential commodities for future sales and lay down new rules for contract farming. Against these 3 laws, thousands of farmers have been camping at Delhi's border and seeking the repeal of these laws. What are those laws and what are the silent features of these laws? The first is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitations Act 2020. It seeks to allow barrier-free trade of farmers' produce outside the physical premises of the market, notified under the various state agriculture produce marketing committee laws APMC Act. The act will prevail over the APMC Act in the area outside such markets. The act allows barrier-free intra-state and interstate trade of farmers' produce. The act defines farmer as individual who is engaged in the production of farmers' produce by self or by hired labor. The act allows farmers, FPOs, and traders to engage in trade of farmers' produce. Traders transacting with the farmers must make payment for scheduled farmers' produce on the same day or within maximum 3 working days, provided a receipt is given to the farmers on the same day. The act provides for setting up of electronic trading platforms to facilitate direct and online buying and selling farmers' produce. The second salient feature of the second act is the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Act 2020. The act provides a framework for farmers to engage in contract farming, that is farming as per an agreement with the buyer before sowing, under which farmers sell product to the buyer at a predetermined price. The sponsor may enter into an agreement with the farmers to purchase farming produce. The act provides for a farming agreement prior to the production or rearing of any farm produce aimed at facilitating farmers in selling farm produce to sponsors. The price of farming produce should be mentioned in the agreement. For prices subjected to a variation, a guaranteed price for the product and a clear reference for any additional amount above the guaranteed price must be specified in the agreement. And the third act was the Essential Commodities Amendment Bill 2020. The act empowers the central government to control the production, supply, distribution, storage, and trade of the essential commodities. The act seeks to increase competition in the agriculture sector and enhance farmers' income. It seeks to provide that stock limits on agricultural produce can be applied only in extraordinary circumstances based on price rise. The bill includes provisions to remove commodities like cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onion, and potatoes from the list of essential commodities. Now, there are some observations because of these acts which has been made. Some observations are there. MSP, that is the minimum support price, is the preset rate at which the central government purchases produce from the farmers regardless of market rates and are declared for 23 crops at the beginning of each sowing session.
However, the center only purchases paddy, wheat, and select pulses in large quantities, and only 6% of the farmers actually sell their crops at MSP rates. According to 2015 Shanta Kumar Committee's report, using National Sample Survey data, none of the laws directly impinges upon the MSP regime. However, most government procurement centers in Punjab, Haryana, and a few other states are located within the notified APMC mandis. More than half of all government procurement of wheat and paddy in the last 5 years has taken place in Punjab and Haryana, according to Agriculture Ministry data. More than 85% of wheat and paddy grown in Punjab and 75% in Haryana is bought by the government at MSP rates. These states are also most invested in the APMC system with a strong mandi network, a well-oiled system of RTRs or commission agents facilitating procurement. The Punjab government charges a 6% mandi tax along with a 2.5% fee for handling central procurement and earns an annual revenue of about 3,500 crore rupees from these charges. The agitating farmers' main demand is to repeal all three acts and implement Swaminathan Commission report, which recommended to give farmers a minimum support price at 50% profit above the cost of production classified by the Commission for Agriculture Cost and Prices called CACP. The CACP defines production cost of crops, which includes family labor, the actual paid out expenses incurred by farmers in cash and kind on seeds, fertilizers, pesticides, hired labor, fuel, irrigation, and other inputs from outside, and also the rentals or interest, loans, owned land, and fixed capital assets. Swaminathan Commission recommended this to be the basic cost and prescribed 50% above on this MSP. That will be the MSP. Now, to discuss about this today, we have a very elite, very learned, experienced panel with us. I would like to invite my first guest, and he is Professor Dr. Sudhir Sharan. Professor Dr. Sudhir Sharan is the former visiting professor IIM Lucknow and University of Texas at Dallas, USA. He is the director of Eldo Private Limited, New Delhi. He has done his MBA from IIM Ahmedabad in 1980. He did PhD in 1986. He started teaching and researching business and entrepreneurship since 1984. He published research papers in reputed journals, international seminars, proceedings, and chapters in books of readings. He started academic administration phase as dean in 1997, rising to executive director, controlling management and engineering institutes in 2007. Her Highness Governor of Karnataka nominated Dr. Sharan to the Senate of Bangalore University in recognition of his distinguished academic contributions. He was visiting professor to University of Texas at Dallas from 2012 to 2019. He also visited Washington State University and President University, Indonesia on the invitation of the Dean Faculty of Business in 2018. He innovated and implemented a unique model to double the turnover with existing infrastructure in one accounting year. He is co-promoter of Institute of Family Business Management Society. He is honorary director of NCR, Delhi-based high-tech B2B digital startup. He is also co-founder of OWGI Foundation, which promotes social entrepreneurship ventures. Welcome, Dr. Sudhir Sharan on our show. Dr. Sudhir Sharan, you have heard the report which I read in detail. Now, the farmers' agitation is on. Everybody knows the temperature is very low in Delhi. I'm talking of the weather, not the other temperature. And still the farmers are there for last many, many days, camping there in the open area and facing all difficulties which anyone can even not imagine. Now, we would like to know from you the farmers, about the farmers' agitation. Professor Dr. Sudhir Sharan, please. Thank you, Mr. Goel, for the privilege of having me here today on your program. I extend my warm regards to co-panelists, all three of them. This is a serious moment in the history of farming in the country. There is no two opinion. This is a very significant moment we are undergoing. You were very right when you opened by saying that if we had a meal today, we have to thank the farmer.
You beautifully summarize the three acts, one affecting trading, APMCs, one regarding production systems, contract farming, and the third one was protections such as minimum support price. In the 70s, there was a movie which became very famous. Raj Kapoor's movie it was, Mera Naam Joker. It came in two parts. I remember the teenage boy fell in love with the teacher. They go out for a picnic. That is the context. And during the picnic, they are having a song. The song is very famous. You will know it. The song goes, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर, पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर. What I am going to do today with you in 5 minutes is to give you a clear framework so that you can understand and appreciate yourself what different sides are fighting for, agitating for, what is on their side, what is on the other person's side. It means I want to make some things very clear so that you can appreciate yourself what the matter is. That is my first objective. So when I say तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, let us define what is the central तीतर. Without defining the central तीतर, you cannot say which are the two in front and which are two in behind. So farming is a livelihood. Even today, 60% of Indians depend on the livelihood which comes from land and cultivating it. The second teeter in the front is those of us who are dependent on the farm produce. I will not live for more than a month if I were Mahatma Gandhi by fasting. Most of us won't survive without it. So that is the teeter. We are impacted as the front teeter. What is in the back? In the back are the input markets. The farmer needs machinery, phawda or tractor. The farmer needs seeds. The farmer needs fertilizers. And farmer needs different supporters. Most of the farmers don't own the land. So they have to get the land from some landed person. So these three teeters, all of them are cumulatively impacted by these three acts. So it has become an explosive situation. Now, if we go for the first act, Punjab farmers have a lot of things at stake because, as Mr. Goel summarized, 3,000 plus crores of revenue comes to the government. It comes from the established system of mandis. And then there is a whole network of it. Take the case of wheat. Because I have limited time, so I'm going to one specific example. The wheat which is purchased at minimum support price, mark my words, the quality is not a parameter. The best of the best farmers, best of the best wheat is purchased at the same price as the worst of the worst farmers produce. Same price is there. Nobody in reasonable sense will say it is a fair system to the farmers. Then second thing is, if an organization like Food Corporation of India, I'm not going specifically, I'm just saying like Food Corporation of India, with large inventory capacity is there, only then it can buy the huge production which is coming from a given area. So one of the acts is impacting the amount of grain or produce the traders, adhatyas or somebody else can stock. Inventory will be either limited in the act or that has been removed. That will have consequences. Then third connected thing with this stocking is, we hear that
the organization purchased 1,000 tons of wheat, but when time came to sell it, then only 800 tons are available. Where did the 200 tons go? So people say that, rats ate it up, or water fell on that one, it rotted. Many of us will think the rotted wheat is, worthless. It is a liability. Mind you, it is not so. There are systems of production where I can take the so-called rotten wheat and make alcohol out of it. So there is a whole industry behind that and ahead of the teeter, and this is what is making the whole thing complicated. If I am the person whose whole affluence depends on buying the spoiled wheat and making alcohol and minting money from this one, making gold from the kuda, so to say, it's fantastic. So all these stakeholders are involved. I think you have understood the intricacies of this one. So at this initial opportunity that you have given me, I'll stop myself here. It's a very complicated system. Lots of things are affected. Let's think of it cool-headedly. So many things are impacted. I'll stop and then we'll continue. Okay, thank you, Dr. Saran. As you know, that topic is so hot and this thing, so we have to be restricted ourselves in time. Now, I would like to invite my next guest, and he's Kunwar Narendra Singh. Kunwar Narendra Singh is the director of Nayati Pharma Private Limited. Kunwar Narendra Singh is a renowned social worker and political leader at Mathura. He belongs to erstwhile royal family of Dungarpur and Avagadh. He is the vice president of Rashtriya Lokdal RLD UP. He fought MP election against Miss Hema Malini from Mathura parliamentary constituency. Although he lost the election, but he got approximately 4 lakh votes. Nowadays, he is a de facto MP of Mathura, as Miss Hema Malini has not visited Mathura for last 10 months. During lockdown, he has distributed food and essential items to migrants and other needy and poor person. कुंवर नरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कुंवर साहब, आपने सुना जो डॉक्टर प्रोफेसर सरन साहब ने कहा या जो मैंने अपनी रिपोर्ट में पढ़ा, और आप क्योंकि मथुरा में रहते हैं जो दिल्ली से बिल्कुल ही पास में है, अबाउट 150 किलोमीटर दूर है, और आपको पता है कि किस तरह की वहां ठंड इस वक्त पड़ रही है, और आप भी जिस तरह पहने हुए हैं कपड़े उससे लग रहा है काफी ठंड पड़ रही है। ऐसे में हमारे किसान भाई खुले में पड़े हुए हैं, बाहर पड़े हुए हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे, जो इनका फार्मर्स एजिटेशन है, क्या वो उचित है इस वक्त करना, और जो इस तरह उन्होंने रास्ते सब बंद कर दिए हैं दिल्ली में एसेंशियल आइटम्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये सही है या गवर्नमेंट की थोड़ी जिदबाजी है कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन है, बताइए कुंवर नरेंद्र सिंह जी प्लीज। धन्यवाद लाल भाई। मेरा ये कहना है कि एक तो इस बिल की कोई अभी आवश्यकता नहीं थी, जो ये आनंद फानन में गुपचुप तरीके से लाया गया, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। किसान, देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर 80% जनता आज भी ग्रामीण अंचल में विचरण करती है, रहती है, तो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उनकी उपज का मूल्य उनको मिले, उसके लिए गवर्नमेंट, यही गवर्नमेंट नहीं, पिछली गवर्नमेंटों ने, ये स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है ये हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसको लागू किसी भी सरकार ने नहीं किया, न इसका करने का प्रयास किया। बातों में, भाषणों में, उच्चारणों में जरूर इसका नाम आता है, लेकिन इस पर क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ। तो अब जो समस्या आ रही है किसान की, वो ये आ रही है कि उसका मेन जो जिस्ट है, देखिए बहुत से टॉपिक हैं, अब उनमें हम लोग जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। मेन ये है कि किसान को उसकी उपज का मूल्य मिलना चाहिए। मंडियों की जो स्थिति है वो बेहद नाजुक और खराब है। मैं देखता हूं, मैं खुद भी कृषक हूं, आपने मेरे इंट्रोडक्शन में अगर ये कह देते नरेंद्र से कृषक हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मेरा यहाँ एंसेस्ट्रल फार्म है, मैं आज भी खेती करता हूँ, लाहा बोया है, गेहूं बोया है, खरीफ की फसल भी बोते हैं, दलहन तिलहन भी बोते हैं, तो इसलिए मुझे कुछ आइडिया है, जानकारी भी है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। जहाँ ये नियति हॉस्पिटल बना है, ये भी उसी एग्रीकल्चर लैंड में बना है। यहाँ हम लोग थ्रेशिंग जब होती थी रात में सो के रात गुजारते थे, तो मैंने बड़े करीब से इस किसानों की स्थिति को देखा है, गरीबों की भी और मिडिल क्लास भी और अपर क्लास भी। तो आज उनकी स्थिति ये है कि उनको उपज का मूल्य नहीं मिल रहा, और जो सरकारी खरीद केंद्र खुलते हैं
उनपे साधन नहीं होते। मैं तो अक्सर लोगों की शिकायत पे, या कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जैसे जानकार लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनकी बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, वो लोग अपना तो नाच बेचे आते हैं। बाकी आम किसान वहां 5-5 6-6 दिन पड़ा रहता है और डांस मतलब मच्छरों से खपता रहता है। कभी तो कह देते हैं बारदाना नहीं है, कभी कह देते हैं साहब के सीसीएल नहीं है, कभी कह देते हैं कि आज लेबर नहीं आई, लेबर नहीं भाग गई है। तो यानी कि कोई ना कोई बहाना बन के वो 5-6 दिन किसान पड़ा रहता है, मजबूरी में अपनी फसल को वो आड़तियों को बेच जाता है। आड़तियां उसको खरीद कर, मान लीजिए 1940 रुपए रेट था इस बार सरकार का, गेहूं की बात कर रहा हूं मैं, मेन क्रॉप गेहूं होती है हमारे, तो उसमें 1940 रुपए था। अब वो उस पे तो बिकता नहीं, क्योंकि वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। वो आड़तियों को 1500, 1600, 1700 में अपने आनंद, क्योंकि उसे अपनी लड़की की भी शादी करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, कर्जा है उस पे, उसके लिए भी उसको उधार चुकानी है, मकान अधूरा पड़ा है, उसमें प्लास्टर नहीं हुआ, उसको प्लास्टर भी कराना है। तो ये बेसिक नीड्स है उसकी, जो जो उसको पूरी करनी है। तो वो आनंद फानन में उसको गेहूं को बेच जाता है, फसल को, और फिर वही आड़तिया उसकी जोत वही लेके, उसकी खसरा खतौनी लेकर, उसी माल को सरकारी खरीद केंद्रों पे मिलकर उनके लोकल स्टाफ से, और उसे बेच देते हैं। तो फायदा किसका हुआ? आड़तिया का हुआ या किसान का हुआ? तो ये एक सरकार को इसमें जो बाकी बातें जो चल रही हैं, उनकी बहुत सी मांग है। हम ये कह रहे हैं, जब आपने कह दिया भारत का किसान कहीं भी किसी प्रांत में जाके बेच सकता है, यहाँ के रेट में और हरियाणा के रेट में फर्क है। धान बिकता है यहाँ, धान को ज्यादातर मथुरा का आदमी, चूंकि लगा हुआ है होटल हमारे यहाँ से, वहां जाके बेच आता है, उसको वहां बेटर प्राइस मिलता है। तो ये क्यों? एक रेट होना चाहिए। गवर्नमेंट इस पे गंभीरता से विचार करे और इस पर लागू करे। एक रेट हो, जैसे आपने पूरे देश में क्वारंटाइन करा दिए लोग, पूरे देश में ताली और थाली बजवा दी, लॉकडाउन हो गया, ऐसा ही एक फरमान प्रधानमंत्री मोदी जी 8 बजे खड़े हो जाएं और कह दें कि 12 बजे बाद से इस एमएसपी पे किसान का अनाज बिकेगा। मैं एक पर्टिकुलर अनाज की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी जितनी भी क्रॉप्स है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, गन्ना है। गन्ने से तो देखिए उर्वरक शक्ति बढ़ती है जमीन की। आज मिलें बंद पड़ी, हमारे यहाँ छाता शुगर मिल बंद पड़ी हुई है सालों से। पिछली बार ये राजनाथ सिंह जी आए थे, इन्होंने कहा कि हम चालू करा देंगे, आज तक चालू नहीं हुई। हर चुनाव में वादे होते हैं, लेकिन वो ढाक के 3 पात, आज तक उसको मिल को चालू नहीं कराया गया। तो ये एक दुर्भाग्य है। तो हमारी ये मांग है सिर्फ कि आप एमएसपी पर पूरे देश के किसानों की फसल को खरीदने के आदेश जारी करते हैं। उससे अगर कोई खरीदेगा कम में, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। ही शुड बी पेनलाइज्ड, उसके खिलाफ एफआईआर हो और उस आदमी को जेल में बंद किया जाए, जिससे कि किसान को रिलीफ मिले। भाई आड़तियों को आप क्यों नहीं लाइसेंस दे? मुझे एक ध्यान आ रहा है, अभी पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, तो उन्होंने फ्लैट रेट 2500 रुपए कर दिया था प्रति क्विंटल गेहूं का, और आड़तियों से कह दिया था कि अगर इसमें तुम्हें लॉस होगा तो गवर्नमेंट उसमें मैचिंग ग्रांट देगी, मैचिंग प्राइस देगी। तो ये एक अच्छा पहल था। अब वो अनफॉर्चुनेटली सरकार ही गिरा दी या गिर गई, जो भी हुआ। तो अब वो फिर वही 1940 आ गया रेट। तो हमारी एक तो मांग ये है कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का रेट होना चाहिए। हमारे यहाँ आलू का कमांड एरिया बहुत है, आलू का यही रहता है। सरकार क्यों नहीं आलू को खरीदती है अपने उसमें, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में आलू पड़ा पड़ा रहता है। पिछली बार तो ये हुआ कि बारदाना तक छोड़ के लोग वापस चले आए घर में और आलू नहीं बिका। इस बार जरूर आलू की रहे। तो एक साइकिल है 3 साल की, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें स्टेबिलिटी लानी चाहिए और गवर्नमेंट को ये प्राइस फिक्स करना चाहिए कि भाई भारत के किसान का, चाहे वो यहाँ का हो, कर्नाटक का हो, बंगाल का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का हो। कपास देखिए, कपास अब इस वक्त आप देखिए, लाहा जो सरसों जिसको कहते हैं, मैं भी करता हूँ, मैंने 3640 रुपए में बेच दिया। आज रेट उसके 5000 है। अब रेट का क्या फायदा जब किसान पे लाहा ही नहीं है? तो आप उस वक्त रेट प्राइस बढ़ाते हो या बढ़ता है प्राइस जब उस वक्त किसान के पास अनाज होता ही नहीं है बेचने के लिए। अच्छा प्राइस उसको मिले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसे 10,000 रुपए क्विंटल दे दो, लेकिन जो उसकी मिनिमम, आजकल कॉस्ट भी बढ़ गई। डीएपी आज 1425 रुपए का बिक रहा है। यूरिया जरूर प्राइस कम हुआ है उसका, लेकिन उसकी कॉस्ट आती है, पानी लगाता है वो, भेज लगाना पासी का पैसा देता है, ट्यूबवेल का बिजली का पैसा देता है, तो उसका ओवरहेड जो कॉस्ट है
वो काफी आ जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। और डीजल की जो बात अभी गवर्नमेंट ने इसमें वार्ता में भी उठी है कि डीजल का जो रेट आसमान छू रहा है, पेट्रोल का आसमान छू रहा है, किसानों को वो सब्सिडाइज रेट पे मिलना चाहिए, उसके लिए सब्सिडी होनी चाहिए, जिससे कि किसान को डीजल पंप जो वगैरह चलाते हैं और जो ट्रैक्टर वगैरह में यूज करते हैं भारी मात्रा, अब बैल तो रहे नहीं, अब ज्यादातर लोगों के पास ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग के साधन ये जितने भी हैं, इन सबके लिए गवर्नमेंट को एक मिनिमम प्राइस फिक्स करना चाहिए डीजल का। और सबसे बड़ी बात ये, सारी आंदोलन खत्म हो जाएंगे, हमारे यहाँ से भी जा रहे हैं, मैंने भी कॉल किया है, 8 तारीख को भारत बंद है, हम उसको सफल बनाएंगे। मेरा हमारे पैनल्स और जो बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, अपने अपनी स्टेट में सब लोग अपील करें कि इसको भारत बंद को सफल करें, व्यापारी भी इसमें सहयोग दें। देखिए इसकी जो बॉटल नेक है वो ये है जीएसटी और नोटबंदी, ये सब मैस जो फैला है ये नोटबंदी से फैला है। सारी इकोनॉमी जो डाउन हुई है, भले ही मोदी जी ने गवर्नमेंट ने ये कहा कि साहब ब्लैक मनी आ जाए, ब्लैक मनी तो आया नहीं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा पैसा आ गया, 13 लाख करोड़ रुपया शायद मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को मिला, लेकिन उससे रेवेन्यू में इजाफा नहीं हुआ, जीडीपी हमारी -23 हो गई। तो इस सब चीजों से कोई सामूहिक ढांचे में कोई फर्क नहीं आया इसमें, बल्कि गवर्नमेंट की देश की ग्रोथ रुकी, जीएसटी की वजह से भी रुकी। कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें 14% से ज्यादा जीएसटी हो, 5 to 14, मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 14 है। आपने 28%, 22%, 24%, तो आज व्यापारी भी दुखी है। तो इसलिए क्योंकि व्यापार भी मैं देखता हूँ यहाँ चौक बाजार में, आप तो लाल जी यहाँ रहे हैं, आपको मालूम होगा कि यहाँ का ज्यादातर सर्राफा ग्रामीण अंचल से चलता है, शादी ब्याहों में लेना उधार सुधार, वो लोग बेचारे यहीं से सरवाइव करते हैं, तो व्यापार भी इससे जुड़ा हुआ है, सारी कॉटेज इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। तो इस सबको किसान जब तक वो नहीं हुआ, मुझे ध्यान है जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो देश की विश्व में स्थितियां और देशों की खराब थी, अमेरिका भी काफी कमजोर हो गया था इकोनॉमिक ग्राउंड। तो उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछा था कि मनमोहन सिंह जी आपके देश में क्यों क्राइसिस नहीं है, पूरे तो अमेरिका और जो यूरोपियन देश है उनमें, तो उसने कहा था मेरा किसान खुशहाल है, मेरे किसान की आमदनी अच्छी है, इसलिए मेरे देश में तरक्की है। तो ये जब तक ग्रामीण अंचल, जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, इसमें हठधर्मी गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। इससे कोई वो नहीं है 5-5 राउंड 6 राउंड चल रहे बात करने के लिए। अरे भाई मूल बात ये है, उसको आप समझिए और उनकी एमएसपी पे फसल खरीदने का आप उनको लिखित दीजिए। मांग का कोई भरोसा नहीं है, ये कह दिया होगा आपने 2 करोड़ आदमियों को रोजगार देने की भी बात कही, 15 लाख रुपए देने की भी बात कही, तो ये बातों से पेट नहीं भरेगा, गवर्नमेंट की बातों से पेट नहीं भरेगा। वी वांट इन राइटिंग कि आप ये लिख के दें कि एमएसपी पे किसान का ये अनाज बिकेगा, मैं समझता हूँ ये एजिटेशन खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए इस तपती जाड़े में इन पे पानी फेंका जा रहा है, अश्रु गैस फेंकी जा रही है, लाठी बरसाई जा रही है, तो ये तो मैं समझता हूँ अंग्रेजों के जमाने का ऐसा भी शासन इस देश में देखने को मिल रहा है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दे शुड टेक इमीडिएट एक्शन। Okay, thank you very much, Kumar Naren Singh ji. And he has described, although he has described in Hindi, so most of our viewers might have understood. But I will just summarize one thing. What he says that until unless our village, our farmers will not be happy, if they are not going to be economical strength, they will not have the economically power, then the country cannot develop. And he said that MSP is the main thing where the MSP should be uniform all over India, not only in one state, and it should be uniform. Then only the farmers will be benefited. Thank you very much, Kumar Naren Singh ji, for giving your frank views. Now I would like to go to take the legality of this issue, because that is also very important. And for that, I would like to invite my next guest. He is Advocate Ramesh Kumar Sharma. Advocate Ramesh Kumar Sharma is the chairman of Gyandeep Shiksha Bharati Senior Secondary School, Mathura. He is a leading civil lawyer of Western UP. He is also appearing in Supreme Court and High Courts. He is dealing in civil matters and other matters also. He is rendering social service and connected with the many institutions. He is founder, secretary of Civil Lawyers Forum, and president thereafter. He always participates in social activities. Advocate Sharma, you welcome to our show. You have already heard
what Professor Dr. Sulisran had mentioned and what Kumar Naren Singh has mentioned. Now, we would like to know from you the legal points, because after all, these 3 acts have been passed, signed by the president after passing the passage from the Lok Sabha and Rajya Sabha. Although one point which I would like to mention in this is that this is the first time in the history of the parliament that the bills were, because earlier the bills used to be sent to the select committee. I can tell you the report is this: the current Lok Sabha, no bills have been referred to select committee. In the 16th Lok Sabha, that was again the NDA first, from 2014 and 19, 25% of the bills were referred to the select committees. While in UPA time, 60% in the 14th Lok Sabha and the 15th Lok Sabha, 71% bill were referred to the select committee. That one of the demand of the farmers are, please repeal this bill, discuss with us, with our unions, associations, then and discuss with the economists, then make a bill, send it to the select committee, let the discussion or let them decide, and then pass the bill instead of doing this shortcut. That was one of the demand which the farmers are. Now, we would like to know the legality of these acts, because these acts are already enforceable. Advocate Ramesh Kumar Sharma, please. Firstly, Mr. Goyal, I would like to congratulate you for selecting such an important and hot topic. This entire matter is not only related to the farmers, but it is related to the entire nation. Entire nation, or I should say the entire public of the nation, is going to be affected by these 3 acts. Agitation is there, we are prone to it, but we have to consider whether this agitation is for a valid reasons or it is only due to some political reasons. To see the intention of the government behind this, all the 3 statutes, we have to look to the statutes minutely. Generally, I should say previously, at the time of enacting of any new statutes, an introductory paragraph is being written stating statement of objects and reasons, wherein government specifically states what for and why this statute is being coming. Generally, this statement of objects and reason contains the report of law commission, if any is there, where law commission is required for enactment of such a law, or some judgment of Honorable Supreme Court, wherein Honorable Supreme Court has shown some requirement of enacting a law on the topic, or some situations of the nations which requires the need of that statute. In all these 3 statutes, that statement of objects and reason is not there at all. So especially if we start to read the statute, the intention of the government is not available. Anyway, then we can gather the intention of the government from the effect of the statute itself, that what for purpose these statutes are being enacted. And this effect can be looked into, supposing if entire provisions of these statutes are being made applicable, then what shall be the net effect on the public? That we have to look at. I would like to see it with two things. Firstly, according to some principles of political administration, and then the practical problems and the provisions of the act. The principles of political administration are, there are one principle was communism, wherein the entire power, even of the market powers, were to be accumulated in the hands of the labor or up to the hands of the last person in the queue. And the second is the capitalistic theory, wherein the entire power is vast in the market players. So this statute, all the 3 statutes, they are heading towards the total capitalist principle, because the entire power is going in the hands of the market players.
This totally capitalistic system, initially it was there in the world, countries of the world, but it could not succeed. And the countries have to come to a middle way. In our country also, the middle way was being adopted. That's why this Essential Commodities Act was there since 1955. All the three acts, they are related to the basic needs of the person, particularly food grains. These food grains, which is a basic need, cannot be left in the hands of the market players. Government has to regulate them and make sure that the availability of these basic needs may be there for the public, and that too on a reasonable price. For that purpose, the Essential Commodities Act is there since 55 and it is controlling it. Recently, it is very important to be mentioned that when this pandemic started, COVID-19, in April itself, our present government took this sanitizer and mask in the definition of essential commodity, so that the proper regularization of stocks and availability of and the prices may be there. So this government has also adopted the same principle and put the sanitizer and mask in the essential commodities list. Now they are, by way of present act, they are delisting the food items from this essential commodities. Now what shall be the net effect? The net effect shall be that any person can hold to any extent, there is no limit at all. And he may sell it or may not sell it. Demand may be there in the market, he is not selling it, he is having the capacity to hold it. He will sell it when the prices have gone to several times. A provision has been made in this act, in the new Essential Commodities Act, that government can regulate it only under extraordinary circumstances, which may include war, extraordinary price rise, and natural calamity of the grave nature. If war is there, it is correct. Natural calamity is there, or it is correct. Then what is this extraordinary price rise? This extraordinary price rise has also been defined in this new act, that for the purpose of perishable goods, if the price rise is 100%, and for the purpose of non-perishable goods, this price rise is 50%, then government can regulate the stock holding etc. But what I'm using a harsh word, this provision is just to befool the public of this country. Because of, if we look to the other act, which provides for the contract farming, this act is specifically given a overriding effect on this Essential Commodities Act. This says, Section 7, Subclause 2, notwithstanding anything contained in the Essential Commodities Act 1955 or in any control order issued thereunder, if any control order issued when the prices have go up to 100%, 50%, in any other long time for any obligation related to the stock limit, shall not be applicable to such quantities of the farming produce as are purchased under a farming contract. This limit is not applicable if some regulation is there when the goods have been purchased under a contract farming. So whatever has been written there, it has been washed out here. That's why I say it is a provision just to befool the public. Some spokesperson of the government party will come on the television or media and will say, yes, provision is there, we will regulate it. But that regulation shall not be applicable to the contract farming producers, so it is useless. So net result is that it is totally unregulated. And if the food grains are being totally unregulated, then market players have nothing to do with the starvation of the public of the nation. They are having concern only and only with their profits, and their profits shall be only by holding it. The holdings shall be unlimited, and because of these all three statutes, the government shall be totally unable to control those market players. This government goes, any other government comes, then only, until unless these statutes are being amended or repealed, no government can control those market players. Market players should not be left open for essential commodities, food grains.
This policy of the government is absolutely against the interest of the nation. And this policy has generally been abolished in other countries also long back. I am unable to understand why in today's time this policy is being adopted by our government when this policy has not been followed by in other countries at all. It is only and only for the benefit of the large corporates or the persons having huge capital. So it cannot be said in favor of the farmers and what to say of the public. If prices are going on, holding is there. So not only the farmers, the entire public, you and me, shall also be affected because of this. Labor class, lower class, middle class, upper middle class, all shall be affected. More than 90% population of the country shall be affected. So it is not a matter of farmers only, it is a matter of the entire country. Now coming to the other side, contract farming. They have provided this contract farming. What I feel, and I'm saying out of this statute, that this is simply a bringing back of the ancient zamindari system in some refined way. By this act, government has specifically said the contract shall be there, the quality shall be mentioned there, the food and the feed seed shall be supplied by the sponsored, the fertilizer shall be supplied by the sponsored, the equipment shall be supplied by the sponsor, and the agriculture the farmer will get the amount of the service rendered by him. That's the important aspect. What has been written here, what the farmer will get, it is the amount of the service rendered by him, which means the farmer will get only and only mazdoor. He will not get anything other than it, because of the every other thing is to be managed by the sponsor, that is the capitalist. He has to choose what seed is to be sown in, what fertilizer to be applied, at what time the water is to be given. Every policy decision is to be taken by the sponsor. The farmer has to do his services only, that's all, and he will get the services. ये तो किसान को सिर्फ किसान की जगह मजदूर बनाने का प्लान है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एमएसपी एक अलग प्रॉब्लम है, वो पुरानी प्रॉब्लम है। एमएसपी की प्रॉब्लम इस एक्ट से क्रिएट नहीं हो रही, जो कुमार साहब अभी कह रहे थे वो तो पुरानी है, चल रही है। इस एक्ट में भी ये प्रोविजन नहीं है कि जो स्पॉन्सर्ड है वो एमएसपी प्राइस पर परचेज करेगा, बट द प्रोविजन इज ही विल परचेज इट एट द प्रीवेलिंग मार्केट रेट. Why not MSP if you are in favor of the farmers? Okay. Because of it is always a difference in MSP and prevailing market rates. So all these acts is not in the interest of the nation and the farmers at all, what I feel. Okay. Thank you very much, Advocate Ramesh Kumar Sharma. And Dr. Advocate Sharma has clearly said that all the three acts are not in the favor of the farmers, and this should be repealed. Now I would like to invite the farmer himself, and he is Mr. Paramatmanand Pandey. Mr. Pandey is the the farmer and founder president of Utho Jago Foundation, Balia, UP. He is the feature editor of Navbharat. Mr. Pandey is also the editor of Purna Traimasik. He is the founder coordinator of Bhojpuri Bhashiyon Ki Chaupal. He is founder patron of Bhojpuri Chaupal Mitra Mandal. He is patron of Kala Sagar Samajik Sanskritik Sanstha. He has written several books, plays, and edited magazines. He also presided many Kavi Sammelans. He is appearing on All India Radio and Doordarshan regularly. आपका बहुत-बहुत स्वागत है पांडे जी हमारे शो में. आप अपने को अनम्यूट कर लें, प्लीज अनम्यूट. हाँ, तो पांडे जी अभी आप नहीं अनम्यूट नहीं हुए, अभी आप अनम्यूट करिए प्लीज. हाँ जी, तो अभी आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सरन जी को, कुमार नरेंद्र सिंह जी को एंड एडवोकेट रमेश कुमार शर्मा को, और तीनों ने अपने जो व्यूज दिए हैं वो व्यूज बड़े क्लियर हैं. उनका कहना है कि ये जो तीनों एक्ट आए हैं ये किसान विरोधी हैं और ये फार्मर्स के खिलाफ हैं. इन एक्ट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे किसानों का भला होगा, बल्कि एडवोकेट रमेश कुमार शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि किसान एक मजदूर बन के रह जाएगा और वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा. अब हम जानना चाहेंगे आपसे
कि आप क्या कहना चाहेंगे फार्मर्स जो ये एजिटेशन कर रहे हैं, जो किसान भाई एजिटेशन कर रहे हैं, क्या उनकी जो हड़ताल है या एजिटेशन है वो जायज है, या वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मामला है, जैसा कई एलिगेशंस लगे हैं, कई मीडिया हाउसेस ने लगाए हैं कि एक पॉलिटिकल इश्यू बना के घेराबंदी की जा रही है सरकार को इस एक मुद्दे को लेके। आप इस बारे में क्या विचार रखना चाहेंगे? मिस्टर परमात्मानंद पांडे जी, प्लीज। धन्यवाद गोयल जी। दिसंबर का महीना चल रहा है, शुरू हो गया है। पहले ही चर्चा हुई कि ठंड में रहता है, गर्मी में रहता है और अपना काम करता है। दिसंबर के महीने में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, धूप बिल्कुल नहीं है, यूपी का पूर्वांचल है, और मैं अपने बैठक वाले रूम में बैठा हूँ, ड्राइंग में जिसको कहते हैं शहरों में, और मुझे ठंड लग रही है। अब ये सोचिए कि जो किसान खेत में है, मैं तो रोज जाता हूँ रहता हूँ, उसको कितनी ठंड लगती होगी, और उसी से अंदाज लगा लीजिए कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को कितनी ठंड लग रही होगी, कितनी परेशानियां हो रही होंगी। सर, मैं पहली बात यह है कि किसान के घर पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, वहीं शिक्षा मिली। कुछ समय से मैं करीब 40 वर्षों से मैं घर से बाहर था, आता जाता था, और पिताजी से सारी बातें होती थी। पिताजी के न रहने के बाद मैं नवभारत में काम करते हुए भी किसान बना हूँ, और जब से मैं किसान बना हूँ सर, तब से मैं भूखा बैठा हुआ हूँ। जब से किसान बना हूँ मैं भूखा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अगर कहीं काम नहीं कर रहा होता तो मुझे नंगा भी रहना पड़ता, जैसा किसान रहता है। और दूसरी चीज ये है कि जिन बातों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, ये बातें बिल्कुल सही हैं। मैं 7 बातें आपके सामने रखता हूं, बाकी सब चीजें कहने का मतलब ये कि किसान जो है, जिस किसान की बात की जा रही थी अभी, ये सब बातें जो है बहुत सुंदर बातें थी। मेरे कहने के लिए कुछ भी तीनों एक्सपर्ट्स ने नहीं छोड़ा, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था कि किसान की आवाज उन्होंने उठाई है, जिन बातों पर किसान को सोचने की फुर्सत नहीं है या सोचने के चीजें नहीं हैं। तो इसलिए तीनों एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ। और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि 3 बातें हैं, 3 बातें नहीं बल्कि 7 बातें हैं, जिसमें पूरी तरह कह दिया गया है। किसान के लिए ये कानून जो आया हुआ है, ये तीनों कानून जरूरी है या नहीं जरूरी है, किसान रोज बात करता है, मैं रोज सुनता हूं, मैं भी उसमें शामिल होता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसानों को ऐतराज है, ऑब्जेक्शन है। किसानों ने कभी भी ऐसे कानून की मांग की ही नहीं, तो फिर ये कानून क्यों लाए गए, किसान के सामने सवाल है। दूसरी चीज यह है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाने चाहिए, क्योंकि इन कानूनों की जरूरत नहीं है। पहली बात यह है कि नरेंद्र सिंह जी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि मैं किसान हूं, राजनीति में भी रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं, मैं सब चीजें जानता हूं और दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो किसान छोटे किसान हैं उनके लिए ये कानून जरूरी नहीं लगता, और जो बड़े किसान हैं उनको तो नुकसान होना ही होना है। तो मेन बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसानों को जो ऐतराज है, वो यही बात सोच रहे हैं। यहाँ पर किसान जो मेरे गांव में इधर मैं जिनसे मिलता हूँ सभी से, तो उनका कहना यह है कि हमको मजदूर बनाया जा रहा है, हमको गुलाम बनाया जा रहा है। चंपारण लोग याद कर रहे हैं, गांधी और चंपारण को लोग याद कर रहे हैं, अंग्रेजों के समय को याद कर रहे हैं, नील की खेती को, और इस खेती को लोग आपस में बातें करते हुए ये तुलना कर रहे हैं। किसान निश्चित रूप से गुस्से में नहीं है, बहुत शांति में है, लेकिन भीतर जो है आग जल रही है उसके। वो आग जो है ना उसको जलने देती है और न जीने देती है। तो तीसरी एक बात है कि
जो वायु प्रदूषण वाले, एयर पोल्यूशन वाली बात जो की गई है, उसका कानून में जो बदलाव किया गया है, उससे भी किसान नाराज है और वो चाहता है कि वो भी कानून वापस हो। ये तीनों कानून जो आए हैं, ये नए वाले, ये तो वापस हो ही। बिजली बिल के कानून में जो बदलाव किया गया है उसको भी किसान गलत मानता है। और डीजल की बात हुई तो डीजल की कीमत को वो चाहता है कि कम से कम आधा तो कर ही दिया जाए। सब्सिडी वगैरह से उसको मतलब नहीं है। रसोई गैस की सब्सिडी खत्म कर दी गई, किसान उसको भरवाने की स्थिति में नहीं है। जो बातें लगती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो चार बातें हैं, ये चार बातें किसान अगर अपनी खेती, छोटा किसान अगर अपनी खेती से पाना चाहे तो उसको रोटी अवेलेबल नहीं है, जबकि सबको रोटी वही खिलाता है। मेन बात कपड़ा जो है, कपास के उत्पादक जो है वो तो अपनी जगह है कि उसको कपड़ा नहीं मिलता, कपड़े खरीदने की स्थिति। आज सबके पास कपड़े हो गए हैं, लेकिन किस तरीके से हुए हैं? बाहर जॉब करके, चाहे वो बड़ी पोस्ट पर हो या एक मजदूर हो, बाहर जाकर जो काम करता है, इससे कपड़ा मिलता है, खेती से नहीं मिलता। मकान वो खेती से बना नहीं सकता। तो और स्वास्थ्य के लिए भी वो दवाइयाँ, बीमार पड़ता ही है, दवाइयाँ खरीद नहीं सकता, उसकी स्थिति यह है, कर्जे में है। और शिक्षा, अगर सुधीर जी के यहाँ सीतारामैया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन कराना चाहे, या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में, वो करा नहीं सकता। मेरा कहना यह है कि जो एमएसपी है वो इस लेवल पर, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा भी था कि अगर 100 रुपये किलो गेहूं और चावल बिक जाए, जब दाल बिकती है तो क्या दिक्कत है किसान को? मतलब मैक्सिमम प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, मैक्सिमम समर्थन मूल्य दिया जाए किसान को। लेकिन सरकार, किसानों का ये कहना है कि उसको अनिवार्य कर दीजिए ना, इन कानूनों में उसका जिक्र तक नहीं है। और सरकार ये कह रही है कि हम दे रहे हैं। किसान एमएसपी को लेकर सरकार से लिखित आश्वासन चाहता है और उसी मांग को वो सामने रख रहा है। आप देख लीजिएगा आंदोलन की बातों को। और सरकार है कि एमएसपी कह रही है कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं। मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा सरकार कर रही है। प्राइम मिनिस्टर तक ने कहा है, आपने कहा किसी का नाम न लें। फिर भी सरकार के लिए गारंटी देना एक बड़ी परेशानी है, ये हम सब भी समझ रहे हैं, आप एक्सपर्ट भी समझ रहे हैं, किसान भी समझ रहे हैं। क्योंकि सरकार ऐसा करती है तो उसको बजट का एक बड़ा हिस्सा एमएसपी पर ही खर्च करना पड़ेगा। और विशेषज्ञ कहते हैं कि एमएसपी पर सारी फसलों की खरीदी के लिए सरकार को लगभग 17 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। और इसके लिए अभी तो करीब 22 फसलों पर एमएसपी लागू है और वो भी खरीदी नहीं होती। वो सारी बातें कही जा चुकी हैं कि क्या होता है खरीदी केंद्र पर जाने के बाद। किसान बनिए के हाथ से, अभी की बात है कि 1200 रुपए में धान लोगों ने बेचा है। आप समझिए कि एमएसपी कहाँ है और 1200 रुपए की बिक्री क्या है। मंडी में कोई जाता नहीं, क्योंकि मंडी में भी वही परेशानी है, सरकारी खरीदी केंद्र पर भी वही परेशानी है। वो बनिए को दे देता है, बनिया ले जाकर के बेच देता है। मेरा कहना ये है कि सरकार अगर एमएसपी बढ़ाती है या एमएसपी पर खरीदी करने के लिए सारी फसलों को कुछ करती है, तो उसमें सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ेगा तो सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे, वहां भी किसान मरेगा। और सरकार सिर्फ उन लोगों को जो शहरों में रह रहे हैं, जो सरकारी पदों पर हैं, उनके लिए सरकार सोच रही है। जो कंपनियां हैं उनके लिए सरकार सोच रही है। मुझे लगता है सरकार किसान का हित नहीं चाहती और इसलिए इन कानूनों से सीधा जाहिर होता है और किसान यहाँ बोल रहा है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि मैंने कभी लिखा था, मेरी किताब जो है वो 95 में पब्लिश हुई थी। मैंने उसमें लिखा था कि स्वतंत्रता के सजग प्रहरियों, पियो न मदहोशी का प्याला, ऐ संविधान निर्देशक तत्वों, अब तो तुम ही बनो रखवाला।
पहले मौलिक अधिकारों का चक्र चला ही देना होगा, घर घर का मधुमास मांगती ऋतुओं की जननी सुरबाला। किसान का संबंध ऋतुओं से है, बल्कि मैंने एक छंद और भी लिखा था अपनी उस किताब में कि अन्न धान्य से भरे कोठियां, कृषकों को समुचित मूल्य मिले, श्रमिक सुखी हो स्वेद बहाकर, नहीं दलाल अब उन्हें छलें। युवा जनों की आशाओं को संबल मिल जाए मतवाला, तभी शांति के घूंट पिएगी विप्लव की प्यासी सुरबाला। विप्लव, विप्लव बंगाल में बहुत प्रसिद्ध शब्द रहा है विप्लव। निश्चित रूप से किसानों की स्थिति, विप्लव की स्थिति में यह आंदोलन अभी बहुत शांतिपूर्ण है और हिंसक बनाने की कोशिश सरकार की ओर से ही हो रही है, उनको रोकने की भी। और आंदोलन के पीछे भी बड़े किसान अपना स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े किसान, पंजाब के किसानों की बात कर रहे हैं, छोटे किसान तो सिर्फ अपनी रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं और वो लड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये ऐसा वक्त आया है, इसीलिए मैंने इसी में एक बात कही थी कि आदर्शों का थोथा प्रवचन और अधिक नहीं चलने वाला, कृषकों के खेतों की हत्या और नहीं जन सहने वाला, पूरी जनता नहीं सहेगी। देश भर से नौजवान पहुंच रहे हैं वहां पर और जो भारत बंद है वो तो होगा ही। देखते हैं इस बार। मुझे लगता है कि पूरा देश जागेगा। जिस तरह से चंपारण से पूरा देश जागा था और गांधी को गांधी बन जाना पड़ा था, उसी तरीके से आज मुख्य बात यह है कि किसानों का नेता नहीं, और जितने भी नेता आए सब छलिया निकले, शरद जोशी से लेकर और जितने हुए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ मेरे लिखी हुई बातें 95 की कि आदर्शों का थोथा प्रवचन और नहीं चलने वाला, कृषकों की खेतों की हत्या और नहीं जन सहने वाला, सच्चे राजा का क्रांतिनाद अब सुन लेना है मक्कारों। सच्चा राजा वही है, किसान राजा ही है। तो सच्चे राजा का क्रांतिवाद अब सुन लेना है मक्कारों, आश्वासन के घूंट न अब तो पी पाएगी यह सुरबाला। तीनों एक्सपर्ट से मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने किसानों की आवाज पूरी तरह बुलंद की है, और मैं धन्यवाद नहीं, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूं कि कम से कम कहने वाले, सच्ची बात कहने वाले लोग तो मिले आज मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका दर्द, पीड़ा समझ सकते हैं जो किसानों को हो रही है, जिस तरह आज आपने अपनी व्यथा बताई है। एंड यू आर ऑलरेडी द प्रेसिडेंट ऑफ उठो जागो फाउंडेशन बलिया, सो आई एम श्योर दैट द वे यू हैव एक्सप्रेस्ड योर व्यूज, our viewers might have also understood the pain and agony which the farmers of India is facing today. Now my question is to Professor Dr. Sudhir Saran. Professor Dr. Sudhir Saran, you have heard everyone, and now my question to you is very clear. Everyone has talked about MSP. Now MSP, from the government side, they are saying that MSP was never a law. It was never mentioned in the act earlier also. Why now it is coming? Why it is becoming so important? My question to you is, earlier the corporates or the big industrial houses were not allowed to purchase and procure all these things. That's why the MSP was not in law, but it was an understanding that the farmer used to go to mandi and sell on MSP if they want to sell to the government. Otherwise, they are selling to the Artiyas. But now, once the industrial houses are going to be there, they have money power. Artiya is having a limited money power. It doesn't have 1,000 or 5,000 or 1 lakh crore or 50,000 crore in his pocket like the big corporates. Now, today, if the government can put that minimum support price to be procurement has to be done on that, and the money has to be transferred in the account which is there in the act immediately. Once they will sign the agreement, and the money has to be transferred online. What is the problem in that, Professor Dr. Sudhir Saran? When we are transferring money and we say that the black money should not play any role, here in this way, black money will be generated further. The big industrial house will use their black money by paying some cash to the farmer, try to take the agreement of the amount, less amount, pay some cash and get the thing, but it will be definitely far less from MSP.
and ultimately they will, as Advocate Ramesh Sharma said, they will put it in the storage, cold storage or other storage, and once the rate will be manipulated high, they will sell in the market. Then me, you, and everyone, all the citizens will be purchasing the same produce of the agri produce which was sold on a 1/3 or 1/4 price by the farmer to the corporate, by multiplying 3 to 4 times more. So it means we are purchasing the produce 8 to 10 times more than what. Do you think, don't you think this is very unfair? And people like you or those who are intelligentsia in country, why they are not coming forward and telling the fact? Why the farmers have to stay in that cold weather in Delhi? Where is the intelligentsia? Where are those who says that we are the persons, we are, and all those media people who used to shout on each every one for anything? If anything happens, if one person go behind the bar, the entire media and entire government machinery is working day and night, but they are not bothered for these poor fellows because they don't have money power, or they are not having any backing of a big industrial house. What you say, Professor Dr. Sudhir Saran, of this? Please unmute yourself. Yeah. What is the core question here is of fairness. And what you must understand is, today the rule of the game is might is right. In Hindi, jiski lathi usi ki bhais. It is a game of stakes, and the game is not now anymore about fairness as by objective rule, but by who can dictate the terms. You came to the price, began with minimum support price. Remember that in economics, the fundamental law is, in the market, the forces of demand compete with forces of supply, and then the equilibrium is called the price. So the farmers, who are the suppliers of the means of livelihood, as Mr. Paramatma said, the price he is getting is a losing price. He does not get enough food beyond survival level of calories. He does not get close, and he surely can't send his children to professional colleges. Now, all this will worsen when the new laws take place. You are very right. The largest of the corporates will be first to enter the corporate farming. We already had a history of contract farming. For example, fast food companies, I'm not naming them, we are not here to advertise them. Fast food companies had potatoes for their produce. They entered in contract farming with Punjab farmers and Gujarat farmers. And then we heard that when they started doing funny things, the farmers got annoyed and they decided to sell the produce, breaking the contract to their competitors at a higher price to teach them a lesson. Now, this was possible because multinational companies were involved. Public support was not for them. When the case was filed in court by the company, MNC, the public hue and cry was of the order that they had to withdraw it and beat a retreat. This is not going to happen if our own countrymen, our own country companies are in picture, and then it will be a very drastic situation, because I'll conclude by telling you the chain reaction which will there. Newton was very right in telling, for every action there is equal and opposite reaction. Mind that genius. 500 years ago, he said equal and opposite reaction. The injustice being done through these three acts in contract farming will open an avalanche landslide that even medium-sized businesses will be annihilated. Small businesses will be the washed out. Only a few companies will have the financial power, and it will be worse than dictatorship. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Saran.
अब मेरा क्वेश्चन कुंवर साहब आपसे है, कुंवर नरेंद्र सिंह जी। गवर्नमेंट कह रही है और उनके जो भी स्पोक्स पर्सन हैं और जो बुद्धिजीवी कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये एक्ट बहुत जरूरी थे और ये बड़े प्रो फार्मर्स एक्ट हैं, क्योंकि अभी भी वो आदमी जो किसान हैं वो आड़तीए जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको मनमानी करते हैं। तो इसलिए अगर इतना प्रो फार्मर एक्ट था, ये है अभी तो है, तो इतने जो इस किसान लोग कर रहे हैं आंदोलन और कहा जा रहा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो आप क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं और आपकी जो पार्टी है वो काफी किसानों की पार्टी मानी जाती है, जाट बहुल एरिया की मानी जाती है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति की इसमें रोटी तो नहीं सेकी जा रही? जैसे आज से 6 साल पहले या 7 साल पहले एक मूवमेंट हुआ था अन्ना हजारे जी का, और उसमें केजरीवाल जी आए थे और उसके अंदर हमारे एक और आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो ये हो जाएगा कि नाम लिया, जो आजकल उद्योगपति हो गए, वैसे वो योगा के गुरु थे। और उन सब ने, उनको फायदा ये हुआ कि एक जना चीफ मिनिस्टर बन गया, गवर्नमेंट चली गई, जो जो स्पॉन्सर्स थे वो उन्होंने आज सत्ताधारी गवर्नमेंट में आ गए, और जो योगा गुरु थे वो एक एमएनसी की टक्कर की बहुत बड़ी उन्होंने कंपनी बना ली। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि इस किसान आंदोलन के पीछे भी कुछ शक्तियां अपने स्वार्थ हेतु काम कर रही हैं और उसके बाद किसानों की कोई परवाह करेगा नहीं? जैसे उस जमाने में रेप हुआ था और रेप के बाद वो इतना सब आंदोलन हुआ, कुछ नहीं हो रहा। आज अभी आपके जिले के आसपास में ही एक रेप हुआ, उसमें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि किसानों को भी धता बता दी जाए और फायदा सिर्फ कुछ राजनीतिक लोग ही उठा ले जाएं, चाहे वो आज अपोजिशन में हो, कल वो पोजिशन में आ जाएं। कुंवर नरेंद्र सिंह जी, अपने को अनम्यूट करिए और बताइए। देखिए, ऐसा है, ये जो आपने 2-3 बातें बताई, इसमें कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने साफ कह दिया कि हमें किसी नेता की आवश्यकता नहीं है और न कोई है। वार्ता में योगेंद्र यादव को बाहर निकाल दिया, मेघा पाटेकर को बाहर निकाल दिया, जबकि वो लोग पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन उन्हें माना जाता है। गोदी मीडिया ने कहा ये पॉलिटिकल है, इसलिए पॉलिटिकल हो गए। तो कोई भी नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें इंटरवीन नहीं कर रहा, इंटरफियर नहीं कर रहा। अपने व्यूज जरूर वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या मीडिया में दे रहे हैं, वो बात एक अलग है। तो इसलिए इसको बिल्कुल कहना कि ये आतंकवादी हैं, कि खालिस्तानी हैं, कि फलान है, कि ढिकान है। जब वो सिख प्रधानमंत्री था, जब सिख बॉर्डर पे गोली चलाता है, छाती पे गोली खाता है, वो आतंकवादी नहीं होता है। आज वो सिख अगर वहां पर एजिटेशन कर रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए, और उसकी रोजी रोटी नहीं है। जो रमेश जी ने कहा कि पूरे देश का मैटर है, ये मैं इससे एग्री करता हूं, लेकिन एक बात से मैं उनके आई एम बैक टू डिफर विद हिम, कि वो एमएसपी ही मेन मुद्दा है। आप समझिए इसको, सारी इकोनॉमी उससे जुड़ी हुई है, सारे देश की इकोनॉमी उससे जुड़ी हुई है, सारी बातें एमएसपी से ही जुड़ी। जब तक किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। देखिए, दुर्भाग्य क्या है, ये जो योजनाएं बनती हैं, इसी सरकार में आलोचना नहीं कर रहा, पहले भी हम कांग्रेस में भी रहे, तब भी ये योजनाएं किसानों की जो धरातल पे बननी चाहिए, जो गांव की पंचायत घर में बैठ के बननी चाहिए, जिले हेडक्वार्टर में, ये दिल्ली की अट्टालिकाओं में बैठकर, वातानुकूलित कमरों में बैठकर बनाई जाती है। तो बेस तो उनको मालूम नहीं, जो थ्योरेटिकल नॉलेज वो लेते हैं, गैदर करते हैं, उसको वो एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट फेल होती है। किसान एक सीमा तक तो उसको बर्दाश्त करता है, किसान हो चाहे मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो, व्यापारी हो, कोई हो, सब क्लासेस की बात कर रहा हूं। वो योजनाएं जब तक हम लोग आपस में कंसल्ट नहीं करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग दो एक दूसरे को बताएंगे नहीं, उनसे समझेंगे नहीं, फीडबैक नहीं लेंगे, तब तक वो योजनाएं सफल नहीं होगी। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये गलत है, इसको गवर्नमेंट को सुधारना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं सुधारेंगे आप, तब तक वो काम सफल नहीं होगा। तीसरी बात, जो आपने ये कहा कि किसान वहां पर पड़े हुए हैं, तो वो तो 6 महीने का राशन लेके आए। अगर नहीं मानेंगे ये, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो आर पार की लड़ाई है। उनने सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है, उनका पानी नहीं पिया और उनकी रोटी नहीं खाई, जबकि इतना बढ़िया विज्ञान भवन में
5 स्टार कल्चर का भोजन होगा शायद, लेकिन वो अपनी वही बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग और गुड़, बहुत से तो मैंने प्याज और हरी मिर्च खाते देखे। तो ये गवर्नमेंट समझ नहीं रही है इस बात को, क्यों नहीं उनकी समझ में आ रहा है? इसमें क्या हठधर्मी है? गवर्नमेंट को तो चुनाव से मतलब रहता है बस। मैं मीडिया में देख रहा था हैदराबाद में साहब 3 से 30 पहुंच गए। अरे यार, हैदराबाद को मारो गोली, किसानों को देखो, 80% जो भारत की जनता है जो सड़क पे पड़ी हुई है, और हम लोग भी चारों तरफ से अब तो किसान जागृत हो रहा है। पहले तो ये लग रहा था ये पंजाब और हरियाणा का ही मैटर है। किसान की एक जात है, किसान किसी दल का नहीं है, किसान किसी जात का नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा कि हमने तो सब बीजेपी को वोट दिया था, 90% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, इसलिए दिया था कि हमारे पेट में लात पड़े सरकार की। तो ये सोच के करना चाहिए, और इसमें हठधर्मी गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। उनकी योजनाएं जो है, जो भी उसमें रिजॉल्व किए जा सकते हैं मैटर, रिजॉल्व किए जा सकते हैं मैटर, उनको डिस्कस करना चाहिए। या तो इनके पास स्किल्ड आदमी नहीं है। अब नरेंद्र तोमर साहब की अगली बार बात करेंगे, अरे भाई क्या जरूरत है 5 राउंड की, तुमने किसानों को वहां डाल रखा है। अब भी आज भी है वार्ता, मान लो आज सफल नहीं हुई, फिर गई 3 दिन की, ऐसे कर करके तो आप किसानों को यहाँ पे परवाह। मैंने तो ये सुना था ये आर्मी बुलाने वाले, अब आप आर्मी से पिटवाओगे उनको, आर्मी से धकेलवाओगे? इन्हीं के बच्चे तो हैं आर्मी में, पुलिस में, इन्हीं के बच्चे तो हैं जो सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, इन्हीं से इनको माँ बापों को पिटवाओगे? ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है गोयल साहब। इसको गवर्नमेंट को समझना, इसकी ग्रेविटी को समझना चाहिए और इसके तत्काल लागू करनी चाहिए। जो भी मांगे हैं, प्लस माइनस होती है, ये मैं मानता हूं। हम भी मांगों को लेके यहाँ जिला प्रशासन पे जाते हैं, तो जरूर नहीं हमारी 100% मांगे मान ली जाए, लेकिन वो मांगे मान ली जाए जो जरूरी है, जो देश हित में है। ये किसानों के हित में नहीं है, ये देश हित की मांगे हैं जो देश हित को लागू करनी पड़ेगी। इसलिए देश के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए, देश में अगर मान लीजिए नहीं हुआ और एजिटेशन हुआ और लाठी चार्ज हुई, गोली चली, कुछ किसान मर गए, तो क्या होगा? सिविल वॉर होगी। ये मैं आज बता दे रहा हूँ। चलिए कुमार, परिस्थितियां आएंगी। नहीं, मैं किसी की आलोचना, देखिए एक बात सुनिए, हम सब लोग, मैं तो किसान हूं, आप लोग भी रोटी तो सभी खाते हैं भाई, चावल तो सभी, साउथ में चावल ज्यादा खाते हैं, चावल तो कौन करता है, उत्पादन कौन करता है? किसान ही तो करता है। तो आज हमारी जो जीभ चल रही है ये किसानों की बदौलत चल रही है। अगर हम खाएंगे नहीं तो कैसे? अभी मैं डेंगू उसमें कोरोना में बीमार पड़ गया था, 15 दिन बाद जब तक रोटी खाना नहीं शुरू किया तब तक पैरों में जान ही नहीं आई। आप कितने ही काजू बादाम पिस्ते खा लीजिए, कितने ही नरिशिंग डाइट ले लीजिए, लेकिन जब तक पेट पे नाज नहीं जाता है तब तक जीवन आदमी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है। मैं पांडे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने कविता के माध्यम से सारी सारगर्भित बातें जो बताई हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं। और ऐसे ही लोग जो देश की अगुवा करने के लिए आगे आएंगे, तभी इसमें परिवर्तन होगा। हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, हम पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट में बात करते हैं, लेकिन आज जो ये एजिटेशन चल रहा है, ये पहला एजिटेशन है। लोकनाथ जयप्रकाश नारायण ने भी इसको नॉन पॉलिटिकल बनाया था, लेकिन बाद में वो पॉलिटिकल बन गया। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि दिल्ली में वो अन्ना हजारे ने किया था, आज अन्ना हजारे का पता ही नहीं है। दुनिया भर के केजरीवाल जी 3 बार हो गए चीफ मिनिस्टर, लोकपाल आज तक लागू नहीं हुआ। मुख्य मुद्दा ही लोकपाल का था, आज किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। रामदेव जी औरतों के बहाने पहन के वहां से भागे थे, हमने देखा था, सबने, आपने, हमने देखा था। आज वो रामदेव जी गवर्नमेंट से क्यों नहीं कहते कि लोकपाल बिल लागू करो? आप करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, बन जाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आज सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी अंबानी को कितना, हम बचपन में सुनते थे भाई, टाटा बिरला, डालमिया, ये नाम सुना करते थे, लेकिन आज तो वो गायब हो गए। अब ये अडवाणी और अडानी और अंबानी अब देश चलाएंगे, वो हर चीज को यही करेंगे। अरे आप अगर नहीं दे रहे हो, ठीक है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसान के खेत से जब जहां उपज होती है, वो क्यों ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के मंडी लाएगा? आप उसकी जब फसल की जो एमएसपी तय करो, वो खेत से उठवा दो नाज उसका, वहीं पैसे दे दो। ये तो सुविधा सरकार को करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो ले जाए और फिर वहां कंपटीशन हो, वो कहे मैं मंडी ले जाऊंगा, वो कहेंगे नहीं दलाल बैठेंगे, दलालों को दे दिए। दलाल व्यवस्था खत्म करिए ना, मिडिलमैन होना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट किसान को पैसा मिले।
जैसे ही उपज हो खेत पे जाके, मझोले किसान है, छोटे किसान है, बड़े किसान है, बड़े खैर अफोर्ड कर लेंगे, छोटा किसान तो बेचारा किसी की ट्रॉली मांग के लाएगा तो उस पर किसान रोके ले जाएगा। धन्यवाद कुंवर नहीं, साहब। धन्यवाद की बात नहीं है साहब, ये नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं मान रहा हूँ, आपको लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए नहीं दे धन्यवाद रहा हूँ, इसलिए दे आपको रहा देता हूँ। हूँ कि आपने ये ज्वलंत मुद्दे को आज उठाया और ऐसे पढ़े लिखे लोगों को आपने यहाँ लाके इस बात को, लेकिन इन अंधे गूंगे बहरों के कानों तक तो ये आवाज पहुंचे, तब लाभ मिलेगा हमारी आपकी बातों का। चलिए कैसे इनको लाभ मिलेगा? तो इसलिए आप लोग इस बात का विशेष, सरकार से हमारी मांग है आपके इस चैनल के माध्यम से कि इसमें हठधर्मी न करते हुए इनकी मांगों को, 25 मांगे हैं, 5 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, 10 मांग लीजिए, लेकिन उनको मांग लें और इस जाड़ों से मुक्ति दिलाएं किसानों को। अपने खेतों में जाएं, अगली फसल के गेहूं बुब गया, उसमें भूड़ भरी जानी है, उनमें पानी लगना है, उनमें खाद यूरिया का टॉप ड्रेसिंग होनी है, वो कौन करेगा? पूरे बाल बच्चे लेके तो बेचारे यहाँ पड़े हुए हैं। तो इसलिए सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए, और ये जो किसानों की योजना है, ये मैं फिर मांग कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये दिल्ली के अट्टालिकाओं में वातानुकूलित कमरों में बैठ के नहीं बननी चाहिए। ये अपने अपने स्थानीय स्तर पर, पंचायत घरों पे, गाँव पे जाके, न्याय पंचायत स्तर पे, ग्राम प्रधान स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे इनकी योजनाएं बने, जिसका सीधा सीधा लाभ सरकार का जो है, योजनाएं बनती हैं। मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ 14 वर्ष, बहुत सी ऐसी योजनाएं थी, डबाकरा योजना, कुंवर साहब जरा संक्षिप्त में करें, समाप्त करें बात, ये समय नहीं है अपने पास अब। वो समय 1 सेकंड लूंगा बस आपका। जी जी। योजनाएं लागू नहीं हुई, क्रियान्वयन नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बनती तो है योजना, अच्छी बनती है, सरकार बनाती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होगा तो आदमी को लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी योजनाएं न बनाएं जिसका आम जनता को लाभ न मिले, आम किसान को लाभ न मिले। ये कृषि प्रधान देश है, इसकी सूरत भी किसान ही बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब, आपके जो व्यूज आपने दिए। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क एडवोकेट रमेश कुमार शर्मा, ऑल्दो द टाइम इज वेरी लेस। नाउ व्हाट नेक्स्ट? Advocate Sharma, the farmers wants that all the 3 acts to be repealed. The government says it's not possible. We are ready to amend few things. Now, in just brief, you just tell me what is the legal now solution, how the government can move. Can they repeal the things without going to the parliament? Somebody says the parliament has to be called, or that these laws can be repealed by the bringing an ordinance. What is the legality in this? What is going to be the next now? Mr. Goyal, these acts were initially came into force by way of ordinance only. The bill was passed later on. In September, ordinance was there in the month of June. If some amendment is proposed or they are to be repealed, it can also be done by way of the ordinance. There is no legal hindrance in that at all. But it depends upon the sweet will of the government whether they are willing to do so or not. 2 important things I would also like to say about but this. very brief. Yeah, very brief. The government says that we are removing the middlemen, that is RTR. But this statute is creating 2 more middlemen instead of 1. This act says when a person who is purchasing, he is a sponsor, and then there is a farm service provider who shall provide the services, seed, fertilizer, water, advices to everything. And the second shall be aggregator. Aggregator has been defined in the act. Aggregator means any person, including a farmer protection organization, who acts as an intermediary between the farmer and the sponsor. ये दलाल और बीच में शामिल किए गए हैं. Removing 1 RTR and creating 2 middle persons. Now, whatever the profit or money will go to these 2 middle persons, that money originally shall be belonging to the farmer. So farmer shall be in loss. Previously he was giving 1 portion to RTR. Now he has to share it with 2 persons. Okay. So it is just to be full. Another thing is, with regard to the ownership of the crop, this act says trade and commerce agreement where the ownership of commodity remains with the farmer during production. Now this is very confusing. The ownership will remain with the farmer during production. At the point of the production is complete, the crop is there. So according to this provision, the ownership will go to the purchaser, that is the sponsor, not to the farmer. This will create a huge and cry.
and the dispute will go to the sub-divisional officer, SDM, who is always in the pocket of the corporators. So it is entirely against the interest of the farmers. Okay. Thank you very much, Advocate Ramesh Kumar Sharma. So today you have seen that how the country is facing the farmers' agitation, and everyone, all these panelists have given the views with full of, they are not angry, rather pained. And this pain is not only for the these panelists or those farmers. I think the pain is for everyone. After all, this acts, if the acts like Advocate Sharma has explained, and our Professor Saran, as well as Kumar Naren Singh and Mr. Pandey has explained, are totally not only against the farmers' interest, but against the interest of the public at large. Although I have done a program earlier on the same topic, but at that time, everyone spoke in favor of this act. And my question at that time was the same, where what is the question of MSP? Because corporates can purchase for the less price. Similarly, the hoarding, corporates have a capacity to hoard the things for long. And once the price will be 3 or 4 or 5 times extra, then they will sell it. So ultimately, the public is going to suffer. Me and you, everyone is going to suffer. I am sure the government, who is taking care, now they are going to have a meeting today from 2 p.m. again, will definitely, some better sense will prevail and some positive results should come, because after all, there are those who are in the winter season in Delhi facing lots of odds, even the water cannon, which was unheard in this season. It reminds us the Jallianwala Bagh sometimes, very painful for us also just to think. I think better sense should prevail and some good solution and good news should come by tonight. Thank you very much for joining all of us. And today's program has been live telecasted by V4 News, Global TV, V4 Stream, News Gaon Se, Samvad Sarokar News, Malnadu TV, as well as it was shown live on Facebook and YouTube. And our endeavor is to bring to you everyday current topic. But tomorrow is Sunday, and as you all know, the Sunday is for the entertainment, education and entertainment. So at entertainment, media conference with Lal Goyal, Rue a Retro. This Rue means soul, and retro means the old. So old, soulful songs, old songs, and the singer, celebrated singer will be Miss Vaishali Gaur. She's a renowned music practitioner. She is joining me live tomorrow from Los Angeles, USA. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. Thank you very much, Professor Saran. Thank you very much, Kumar Naren Singh. Thank you very much, Advocate Ramesh Sharma. And thank you very much, Mr. Pandey, for joining us. And thank you all the viewers for joining us and viewing our program. Thank you.